देखिए, सच्चाई बोलने में अगर फतवा जारी होता है तो फिर होने दीजिए। होने दें, होने दीजिए। सच्चाई बोलते रहे। सच बोलिए, हिम्मत तो रखो सच बोलने की। बात में दम है। देखिए, सिंपल क्या होता है, हम सच कहने से डरते हैं। और डरते क्यों हैं? उसकी वजह क्या होती है कि हम ये समझते हैं कि यार सामने वाला ताकतवर है, सच बोलेंगे तो वो हमें घेर लेगा। लेकिन उसमें धर्म खतरे में आ जाएगा। देखिए साहब, धर्म तो जो है हर तरफ से ख़तरे में है इस वक्त। मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। इंस्टा पे धर्म खतरे में नहीं आ रहा है। इंस्टा पे जो नंगाइयत मच रही है हिंदुस्तान की, जो हमारे लड़के लड़कियां जो हरकतें कर रहे हैं, क्या उससे धर्म खतरे में नहीं आ रहा हमारा? हम सिर्फ धर्म को पॉलिटिकली क्यों जोड़ के देते हैं कि धर्म खतरे में आएगा क्योंकि पॉलिटिक्स है। आप अगर प्रेग्नेंट वुमेन को अगर आप किसी भी रोड पे ले जाएं तो मैं उम्मीद करता हूँ डिलीवरी हॉस्पिटल से पहले हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ आपका फोटो जर्नलिस्ट और आज संयोग से लालडिग्गी रोड पर अलीगढ़ के कंट्रोल रूम के पास स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है और यहाँ उस्मान भाई की चाय की दुकान है और चाय के दीवाने हैं हमारे असद भाई। जी हाँ, असद भाई नाम के पहचान के मोहताज नहीं, जो भी लोग देख रहे हैं वो जानते होंगे। उनको मैं इनका परिचय करा दे रहा हूँ। आप हैं आरजे असद, जिन्होंने लंबे समय पर रेडियो में क्रांति मचाई, एफएम पे क्रांति मचाई। अलीगढ़ में लॉन्च कराने वाले सबसे पहला जो रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ निजी, उसकी शुरुआत आपने की है। सर, आपका स्वागत है। मैं आपका पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ अपने शो में। सर, थैंक यू सर, कई वर्षों से आप अलीगढ़ से दूर बॉम्बे की ओर जा रहे हैं, कभी दिल्ली कभी मुंबई। आखिर ऐसी क्या नाराज़गी हुई अलीगढ़ वालों से जो आप अपनी सुरीली आवाज़ उन्हें नहीं सुनाना चाहते? मनोज भाई, देखिए ऐसा है कि अलीगढ़ आप बॉम्बे चले जाइए और 50 साल बाद लौट कर आइए, आपको अलीगढ़ उसी पोजीशन में मिलेगा जैसे आप छोड़ के गए थे। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस ऑफ आपका जॉब्स के लिए। अब आप एक बात बताइए कि अलीगढ़ हमारा मंडल भी है, स्मार्ट सिटी बन रहा है। हम अगर सियासत के बेस पे बात करें अगर मनोज भाई, कि सियासत जो है वो चल रही है कि साहब बीजेपी को बनाओ, कि सपा को जिताओ, कि कांग्रेस को जिताओ, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। हर नेता यही बात कर रहा है, हम जीत जाएं, हम जीत जाएं। बेसिक पॉइंट पे किसी ने आज तक बात करी? अलीगढ़ की सड़कें झरझर कर रही हैं, बुरी हालत है, ठीक है, जिस पे मैं काफ़ी मैंने आपने कहा अलीगढ़ की सड़कें जर्जर हैं। मेरे भाई, ये स्मार्ट सिटी है, आगे बोलिए। नहीं तो स्मार्ट सिटी आप कागज़ पत्रों पे चाहते हैं या देखने में चाहते हैं? देखिए, सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जी, प्रदेश के मुखियाओं द्वारा अलीगढ़ को ग्रेडिंग में ऊपर लिया। जी, हमारी तो स्पष्ट समझ में ये आ रहा है कि टूटी सड़कें, गड्ढा पड़े हों और जो इंटरलॉकिंग हुई थी, पहले पत्थर लगे हुए थे, वो तोड़ दिया गया। सड़क अगर रखेंगे तो पैर टूटने की गारंटी नहीं है। अगर सड़क पे हम बाइक चलाएंगे तो कब गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो अभी तक हमें 4-5 साल में ये स्पष्ट हो रहा है कि स्मार्ट सिटी शायद इसी को कहते होंगे। मुझे तो ये लगता है। मुझे भी, क्योंकि आप भी विद्वान व्यक्ति हैं और मैं भी आपसे प्रेरित होकर यहाँ तक आया हूँ। और लगातार निरंतर 4 वर्षों से हम देख रहे हैं स्मार्ट सिटी बोले तो सड़कों पर गड्ढा, गंदगी, सड़ान भभूके का दायरा, जी, सड़कों पर घूमते आवारा पशु, ना जाने कब ऐसे करके किसी को घायल कर दे। तो यही है स्मार्ट सिटी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है मनोज भाई। अब देखिए, मैं ऐसे में बताऊँ कि पूरे दुनिया में, मैं दुबई भी रहा, वहाँ पे भी मैंने देखा, कई जगह मैं गया, दिल्ली रहा, बॉम्बे रहा, सफाई होती है रात में, जब पब्लिक सो जाती है तब सफाई होती है। गुड, ठीक है। हमारे यहाँ होती है दिन में सफाई, इसीलिए तो स्मार्ट सिटी है। आप समझते हैं बात? कूड़ा जो है, हमारे पूर्वजों ने स्मार्ट सिटी नहीं देखे थे। हाँ, हमने इसी दशक में स्मार्ट सिटी को देख रहे हैं, लगातार 6-5 वर्षों से देखते चले आ रहे हैं। अभी आप 60 साल और देखेंगे। 60 साल देखेंगे। चलिए, आई होप कि हम 60 साल और स्मार्ट सिटी को दर्शन करते रहें। बिल्कुल करेंगे। अब आप देखिए कि कूड़ा निकला जी और नाले के पास डाल दिया, बारिश हुई, फिर दोबारा कूड़ा अंदर चला गया। गुड। अब तो भाई इको फ्रेंडली हाँ, इको फ्रेंडली है, तो मतलब वेस्ट में आग नहीं लगाएंगे, पॉल्यूशन फैल जाएगा उससे। हाँ, है ना? जब धुआं हो जाएगा और जो दमा रोगी है, सांस के रोगी हैं, तो इसलिए हमारे भारतीय लोग, हमारे प्रदेश के लोग कैसे मेडिसिन कैसे बेचेंगे, इको फ्रेंडली बनाने के लिए लगे हुए हैं। सही बात है। बताइए आप और क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? हाँ, तो बात चल रही थी हमारी कि आप नाराज क्यों हैं अलीगढ़ के लोगों से? नहीं तो मैं नाराज़ इसीलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले उसके ऊपर काम कर लो, स्मार्ट सिटी और किसकी सरकार आएगी
कौन सत्ता में जाएगा, ये सब हम बातें बाद में कर लें। पहले यूथ यहाँ से जो पढ़ के निकल रहा है, चाहे वो डीएस कॉलेज हो, चाहे हमारा टीआर कॉलेज हो, या हमारा अलीगढ़ का एमयू कॉलेज हो, कहीं भी हो, स्टूडेंट कोर्स ख़त्म करने से पहले उसके दिमाग में एक टेंशन ये आ जाती है कि भैया दिल्ली जाके कमाना है। कमाने की क्या आवश्यकता है? माननीय मोदी जी इतना अनाज देते हैं, क्या आवश्यकता है कमाने की? खाओ, खो जाओ, बत्ती बुझाओ, चल रहा है मामला। इसी चक्कर में जनरेशन बदल रही है, बच्ची काफ़ी बुझ रही है, बत्ती काफ़ी बुझा रहे हैं आप, खाओ, जनरेशन जो है बढ़ रही है। नहीं, जनरेशन तो कोविड के टाइम पे बढ़ी राहुल। पिछले दिनों जो बीमारी का वो रहा, दौर रहा, पूरा देश के बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों लोग मारे गए, जी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल विषय था। लेकिन उसके बाद राजनीति होने लगी, चुनावी चर्चा चल रही है, बहुत सारी सभाएं हो रही हैं, कोविड गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन स्कूल बंद थे पिछले दिनों तक। हाँ, काफ़ी बंद रहे, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल गए नहीं, और उन्हें मतलब समझिए 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल हो गए। इसीलिए आप अलीगढ़ से नाराज होकर चले गए? मैं अलीगढ़ से कभी नाराज़ हो नहीं सकता, इसी सरजमीन में पैदा हुआ, यहीं पे मैंने सब कुछ किया। शहर के लोगों से थोड़ा सा जिस तरीके से जो आप एफएम पे आवाज़ जो सुनाते हैं जी, कुछ उस तरीके से रोल में आ जाइए आप। काफ़ी हमारी तो बातचीत चलती रहेंगी, स्मार्ट सिटी, पॉलिटिक्स और बहुत सारे विषयों पर बात चलेंगी, लेकिन आप अपने रोल में आइए। थोड़ा सा लोग आपको सुनना चाहते हैं। क्यों साथियों, आप सुनना चाहते हैं? हाँ, सुनना चाहते हैं जी। मैं हूँ आरजे असद, मनोज अलीगढ़ी रेडियो स्टेशन में हूँ आरजे असद, और आप सुन अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग अलीगढ़। और इस अलीगढ़ में जो सबसे बड़ी बात है कि हम अगर सड़कों में बात करें, तो आप अगर प्रेग्नेंट मूवमेंट को अगर आप किसी भी रोड पे ले जाएं, तो मैं उम्मीद करता हूँ डिलीवरी हॉस्पिटल से पहले हो जाएगी। तो इसी मसले पे जो है मैं बात करना चाह रहा था कि लोगों को, भैया ऐसा है, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, ही समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो तय कर लेते हैं हम लोग, और स्मार्ट सिटी हो चुका है जी, तो कोशिश ये करते हैं कि स्मार्ट सिटी के साथ हम लोग अपना स्मार्ट दिमाग भी करें। तभी हम लोग काफ़ी पीछे चले गए। सुनिए आप अगला गाना फिर। गाना काफ़ी अच्छा था। सदियों सदियों यही तमाशा, रास्ता रास्ता लंबी कूंद, उनकी बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, क्या बात, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। क्या बात है, क्या बात है मनोज भाई, इसी अदा पे आपकी हम फिदा हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। तो हमारी बात चल रही थी अभी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बहुत ही शानदार स्पीच दी थी जी, कि साइकिल्स के ऊपर गुजरात में बम विस्फोट हुआ था, साइकिल पर ही लेके आए थे बम को। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप ऐसे विद्वान व्यक्तियों के लिए? तो पूरा देश जानता है, तो अब हम क्या बताएं कि हम क्या कहेंगे। तो मेरे ख्याल से जो देश की राय है वो मेरी राय है। साइकिल पे बम गए थे, अब जो देश कह रहा है वो सही है। नहीं, मोदी जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, देश नहीं कह रहा, आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय मोदी जी ने कहा है इस बार। सज्जन आदमी है, निहायत ही शरीफ, बहुत सज्जन आदमी है, और मुझे लगता है कि मोदी जी जैसा कोई शख्स हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं, बहुत सारे देशों की यात्रा की है, देश का नाम रोशन कराया उन्होंने, इतने अंतर्राष्ट्रीय विजिट्स हुए, कोई नहीं कर पाया। युवाओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए, नई नई पॉलिसीज़ के लिए जी, इस तरीके से काम किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना दिन रात काम करने वाले मोदी जी या प्रधानमंत्री देश के, जी, मैंने तो अब तक नहीं देखे जो इतनी मोदी, पुराने थे सरदार जी, निकला ही नहीं करते थे, बोलते ही नहीं थे कुछ भी। नहीं, देखिए मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत शानदार कर रहे हैं, और देखिएगा आप आने वाले वक्त में हिंदुस्तान जो है उसका नाम बहुत रोशन होगा, भगवा रंग में रंग जाएगा। नहीं, अब कौन सा रंग रंगेगा ये तो नहीं मालूम, मगर ये है कि नाम बहुत रोशन हो जाएगा। तिरंगे से ही रहने काफ़ी चल जाएगा। हाँ, तिरंगा तो खैर हमारा है ही बेहतरीन, उसका तो खैर जवाब ही नहीं है। अपने आप में एक जैसे कहना चाहिए यूनाइट होने का एक निशान दिया, बढ़िया है। अच्छा, किसानों के आंदोलन से क्या अभी जो चुनाव चल रहा है वर्तमान में, उस पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए साहब, प्रभाव जो पड़ रहा है ना, मैं आपको बताऊं कि पूरा देश देख रहा है लहर क्या चल रही है। ठीक है, प्रभाव तो पड़ रहा है। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के साथ साथ में देश के कोने कोने में जा रहे हैं जी, तो जो 5 राज्यों का चुनाव है वो किस ओर चल रहा है, थोड़ा सा बयां करें, युवाओं की जिज्ञासा। ऐसा है कि डगमगाया तो है मामला जी, और काफ़ी डगमगा चुका है। अब ये है कि रिज़ल्ट बता देंगे, 10 मार्च को ही बता देंगे कि क्या होने वाला। हाँ, ईवीएम मशीन बताएगी। ईवीएम तो बहुत कुछ बता देगी।
काफ़ी रोचक जानकारी दे रहे हैं आप हमें। जी। तो युवाओं के लिए कुछ गुनगुना दीजिए, अच्छा लगेगा उनको। देखिए, गुनगुनाना तो मेरी फितरत में नहीं है, मगर बस मैं युवाओं से ये कहूँगा कि दोस्त, आप लोग सब यूथ हैं, आप लोगों को कि आप लोग काफ़ी नॉलेज है, आप लोगों को बहुत ज्ञानी हो। अरे हिजाब का बात तो रह गई हमारी, हिजाब वाली। हाँ, उस पर हम बात जी हाँ करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यूथ से कि अपनी अकल लगाइए और कोशिश करिए कि जो सही है उस पर सही रहिए, जो गलत है उस पर गलत कहिए। भेड़ चाल मत करो दोस्त, अक्लमंद हो, समझदार हो, किसी के कहने पे मत आओ और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करो। अगर हर यूथ, एक युवा अगर अपने करियर को लेके, अपनी चीज़ों को लेके अगर सीरियस हो जाता है तो मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है। छोड़ दीजिए कि पार्टी कौन सी है, सत्ता किसकी चल रही है, क्या हो रहा है। आप अपने आप पर कंसंट्रेट करिए, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, अपने आप के लिए पढ़िए, तरक्की करिए। जब आप तरक्की करेंगे देश तरक्की कर जाएगा, पार्टी कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अच्छा कहा। मुझे याद आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जो विश्व रत्न है, भारत रत्न है, उन्होंने कहा था कि 100 दिन की गुलामी में जीने से अच्छा है एक दिन स्वतंत्र होकर आज़ाद होकर जीना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे युवा, आपने उनसे आग्रह किया है, समझ में आए ना आए उनकी मर्जी। नहीं, वो आएगा, उनकी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, युवा बहुत समझदार और बहुत टैलेंटेड हो चुका है और हमसे ज़्यादा समझदार हो चुका है। काफ़ी अच्छी बात बताते हैं आप। हिजाब का जो प्रकरण चल रहा है, जी, जो मुस्लिम हजरात हैं, मुस्लिम खवातीन हैं, जी। आखिर वो कहाँ जा रहा है? अभी पिछले दिनों एक युवक की हत्या हो गई इसी को लेके, देखिए, और पूरे देश में माहौल ख़राब होने जैसी बात हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस्लाम धर्म में हिजाब का कोई जिक्र नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान में नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। मेरी किसी हजरत से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म का हिजाब से कोई लेना देना नहीं। उन हजरत को नॉलेज नहीं होगी। पहली बात, कुरान में साफ साफ लिखा है कि पर्दा मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। मर्दों का पर्दा जो है इस्लाम में उनकी नज़रों का पर्दा है, यानी कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई मोहतरमा सामने से आ रही है, आपकी एक नज़र पड़ी कोई बात नहीं, उसके बाद आप दूसरी नज़र नहीं डाल सकते क्योंकि वो गुनाह में आ जाता है। तूल पकड़ लिया इस बात में कि भाई मुसलमान औरतों को या लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने दिया जाए या बैन कर दिया जाए। देखिए, हमारे धर्म में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई धर्म हैं, आप भी जानते हैं। सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। मुसलमानों का अगर औरतों का हिजाब देखा जाए तो बुर्का हुआ। ये मनोज भाई, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स में इतना पढ़ता नहीं और ना ही मुझे पॉलिटिक्स का इतना शौक़ है। मगर जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, मैं उस पर बात करता हूँ। अभी जो हिजाब का मसला उठाया गया है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी आप देख लीजिए, 10 मार्च के बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो ये हिजाब का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें अभी 3 चरणों का इलेक्शन रह गया है जी। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप राजनीतिक उसमें परिप्रेक्ष्य? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मनोज भाई कि आप पिछले 5 साल उठाओ, ठीक है, और 5 साल में इस देश ने क्या तरक्की करी, कहाँ हम हैं इस वक्त खड़े हुए, और आने वाले 5 साल बाद हम कहाँ चले जाएंगे। जो इस देश को बेहतर बना सके, आप उसको वोट दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी को मत दीजिए, आप कांग्रेस को मत दीजिए, आप सपा को मत दीजिए। आपको ऊपर वाले ने अकल दी है ना। मैं कह रहा हूँ, वोट देने का हक़ तो दिया, ऊपर वाले ने आपको अकल भी दी, भगवान ने आपको अकल भी दे दी कि भैया ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है। आप मोहल्ले में कैसे पहचान लेते हो कि ये आदमी गलत है, ये आदमी सही है? बात मतलब है आपकी, ठीक है। या आप अपने किसी उस्ताद को कैसे पहचान लेते हो, ये अच्छा पढ़ाता है, ये बुरा पढ़ाता है। इसी तरह से नेताओं का भी चयन करो, इसी तरह से पार्टी का भी चयन करो कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी बुरी है। लेकिन उसमें धर्म खतरे में आ जाएगा। देखिए साहब, धर्म तो जो है हर तरफ से ख़तरे में है इस वक्त। मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा, ना मैं किसी की बात कर रहा। इंस्टा पे धर्म खतरे में नहीं आ रहा है। इंस्टा पे जो नंगाइयत मच रही है हिंदुस्तान की, जो हमारे लड़के लड़कियां जो हरकतें कर रहे हैं, क्या उससे धर्म खतरे में नहीं आ रहा हमारा? हम सिर्फ धर्म को पॉलिटिकली क्यों जोड़ के देते हैं कि धर्म खतरे में आएगा क्योंकि पॉलिटिक्स है। देश की राजधानी की पूर्व मुख्यमंत्री जी, मैडम ने कहा था शालीनता के लिए जी, उनका फतवा जारी हो गया था, प्रदर्शन हुए थे जब वो मुख्यमंत्री थी। जी।
ऐसा ना हो कि हमारा आपका फतवा जारी हो जाए अगर हम इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बोलेंगे। मनोज भाई देखिए, सच्चाई बोलने में अगर फतवा जारी होता है तो फिर होने दीजिए, होने दें, होने दीजिए। सच्चाई बोलते रहे। सच बोलिए, हिम्मत तो रखो सच बोलने की। बात में दम है। देखिए सिंपल क्या होता है, हम सच कहने से डरते हैं, और डरते क्यों हैं, उसकी वजह क्या होती है कि हम ये समझते हैं कि यार सामने वाला ताकतवर है, सच बोलेंगे तो वो हमें घेर लेगा। लेकिन भारत के संविधान ने सबको बराबर शक्ति दी है बिल्कुल, तो फिर और बोलने का सबके भी हक मौलिक दिया है। अधिकार बराबर है, बिल्कुल दिया। तो डरने की आवश्यकता नहीं, यही तो- सच्चाई बोले। बिल्कुल। साथियों, आप थे हमारे साथ बहुत ही लोकप्रिय आरजे असद भाई, जो काफ़ी लंबे समय से अपनी सुरीली आवाज़ के माध्यम से यादगार गीत सुनाते रहे हैं, और असद भाई ने हमें बिना तकल्लुफ़ के लिए समय दिया। दोस्तों, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, अपने अपने काम की चीज़ छांट लें और बाकी को कबाड़े में डाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहे, सुनाते रहे। जय हिंद, जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जय हिंद, पुरखुलूस इस्तकबाल आपका, शुक्रिया। जिंदाबाद।